हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है वेव मोशन। तो वेव मोशन के बारे में समझेंगे कि वेव मोशन होता क्या है और उसके और क्या क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले अगर वर्ड क्वाइन होता है तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है? समुंदर की लहरें, इस तरह का, मतलब कुछ वेव जैसा, चलने जैसा। और वेव चलने जैसा कि समुंदर, मतलब वो जो मैंने अभी सी सर्फ बोला, या लहर जो उसमें इस तरह का, तो उस तरह का वेव होता है। उसके अलावा आप जैसे कोई रोप है, उसको आप ऐसा अगर जर्क करते हैं तो कुछ इस तरह का एक टर्रेन बनाते हुए अप एंड डाउन हो जाता है। या वेव में मतलब समथिंग कुछ फ्लो करे, और वो क्यों करे, समथिंग कुछ फ्लो करे तो उसके पहले क्यों करता है। या जैसे कि अगर आप इफ यू ड्रॉप अ सर्टेन मीन्स अ पेबल इन द still lake, then you will see that certain type of the wave front appear। आपने अक्सर देखा होगा एक शांत जल है और उसमें आप अगर एक कंकड़ डालिए या पत्थर का टुकड़ा डालिए तो उससे क्या, उसमें आप देखते हैं कि गोल 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 बनते जाता है और वो आगे की तरफ बढ़ते जाता है। इस तरह का आपने देखा होगा। फिर रिपीटेड अगर टाइम्स यू विल पुट इन द पेबल्स इन द दैट लेक, then you will sit and repeatedly the certain wave will be there। तो वेव के बारे में तो आपका जानकारी इस तरह का है। अगर आप एस सी वर्मा का बुक देखे होंगे तो उनके कवर पर उन्होंने एक ऐसा वेव बनाया कि लाइन में कुछ लोग खड़े हुए हैं, एक उसको टक करता है तो बाकी का उस पर फोर्स एग्जर्ट करते जाता है, तो उस तरह का वेव। इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं। जो रोप का एग्जाम्पल मैंने दिया, स्प्रिंग सिस्टम में भी आप ऐसा देख सकते हैं, या रोप वाला तो बता ही दिया। या डोमिनोज इफेक्ट आप एक तरीके से कह सकते हैं। तो क्या कि वेव में इस तरह का हो रहा है अप एंड डाउन या इसमें करने का। तो ये ऑसिलेशन से कैसे अलग है, या ऑसिलेशन से क्या इसका रिलेशन है? ऑसिलेशन में हमने क्या देखा था कि एक अगर पेंडुलम सिस्टम को लें या स्प्रिंग सिस्टम को लें तो अपने मीन पोजीशन से टू फ्रो होता था और रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा टूवर्ड द और सेंटर होता था। यही होता था, मतलब कि वो दूर गया फिर वापस लेकर आ गया। जैसे इस तरह का बातें कुछ मैं ऐसे बताना चाह रहा हूं। तो ये ऐसा गया और ऐसा आ गया। और इसको अगर हम सर्कुलर उस पर दिखाते थे एक केस के लिए, तो अभी पार्टिकल जैसे यहाँ पर है तो यहाँ से ये हाईएस्ट पॉइंट पे गया, फिर वापस से मीन पोजीशन पर आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, सर्कुलर ऑसिलेशन। तो इसमें ऑसिलेशन में क्या था कि कन्फाइन था इन दिस, या इसका एम्पलीट्यूड वो भी कन्फाइन था, मतलब वॉट एवर द रेडियस ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ इट। तो ये ट्रू एंड फ्रो पोजीशन अपने मीन पोजीशन से होता था। ऑसिलेशन के बारे में है। अब क्या होगा कि अगर रिपीटेड ऑसिलेशन हो तो क्या हो तो रहा है अभी भी, यस हो रहा है, लेकिन वो आगे की तरफ ही बढ़े, अगर उसमें भी मूवमेंट हो कि मतलब ये कि कोई अगर पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट भी करे और साथ ही साथ इस एरिया में कन्फाइन ना रहे, मतलब और आगे की तरफ होते रहे। मतलब कि ये जो मूवमेंट यहाँ जो ये फिक्स है वो फिक्स ना रहे, ऑसिलेशन करते जाए और आगे की तरफ बढ़ते जाए। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा इसमें ऐसा छोटा छोटा बॉब लगा दूं और एक को डिस्टर्ब करूं। अब इसका रेंज यहीं तक है तो इसको टक से मारेगा, फिर आगे की तरफ यहाँ से वो टक से इसको करेगा। और अच्छा, ये काम अपना ऐसा कर रहा है, ऑसिलेट वाला किया, फिर उसको टक से किया, फिर ये अपना ऑसिलेट किया, फिर टक से ऐसा किया, फिर इस तरह से, मतलब कि वो ऑसिलेशन यहीं पर हो रहा है एक फिक्स पॉइंट पर, लेकिन समथिंग कुछ आगे की तरफ बढ़ रहा है जो टक 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 करने वाला है। आप अगर देखेंगे उसमें जो उसको कोलिजन करने के बाद, या एक तरह से कहिए कि एनर्जी को फॉरवर्ड कर रहा है यहाँ पर। अगर इस जगह आप देखेंगे तो एनर्जी इसको एक को डिस्टर्ब किया, फिर डिस्टर्ब किया, 20-50-100 अगर ऐसे होते तो ऐसे बढ़ते जाएगा। यही हो रहा है, यस। लेकिन ऑसिलेशन सब में हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिपीटेड ऑसिलेशन हो और उस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर हो तो हम कह सकते हैं यही हमारा वेव है। बात समझ में आया? ऑसिलेशन इज वेरी स्पेशल केस, कन्फाइंड इनटू द देयर द अ सर्टेन पॉइंट, मतलब यहां से यहां तक अगर कन्फाइंड रहता है तो उसको हम बोलते हैं आपका ऑसिलेशन हो रहा है। अब वही चीज रिपीटेड हो और आगे भी बढ़े तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि आवर
दिस इज द वेव, मीन्स रिपीटेड वेव हो और साथ ही साथ एनर्जी का ट्रांसफर हो। ठीक है, तो उसके डेफिनेशन में अगर आपको देखना हो कि रिपीटेड ऑसिलेशन या रिपीटेड पीरियोडिक और में सम डिस्टर्बेंस के चलते रिपीटेड ऑसिलेशन हो और उसके चलते एनर्जी का ट्रांसफर हो, तो अभी बताएंगे इसमें दो फैक्टर और होता है, एक उसका स्प्रिंगनेस और दूसरा उसका इलास्टिसिटी। तो ये वेव मोशन के बारे में समझ में आया। तो इसी को मैं थोड़ा और इस तरह से बता दूं कि और क्या हुआ। अच्छा, इसमें एक चीज और हो रहा है कि ऑसिलेशन अपने मीन पोजीशन से ही आगे पीछे की तरफ बढ़ रहा है, ये ऐसा बढ़ रहा है, लेकिन वेव जो है, जो एनर्जी का ट्रांसफर है वही वेव है। कोई पूछे वेव क्या है, तो मतलब सर्टेन डिस्टर्बेंस के चलते एनर्जी का ट्रांसफर हो, लेकिन उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जैसे कि वेव हुआ तो अगर m1 m2 m3 सबका नाम दे दे और यह सबका मास सब mm में हो, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है अपने मीन पोजीशन से वहीं ऑसिलेट कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, वो अपने एम्पलीट्यूड से ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक, लेकिन सेम टाइम एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आया, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अब एक सर्टेन लिमिट में रह रहा है। सो वेव इस तरह का आप कह सकते हैं। तो आपको याद होगा कि इनको मतलब कि इनको ऑसिलेशन को दिखाने के लिए आपको इस तरह का कुछ बातें बताया गया था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और ए साइनसोडियली ऐसे इस तरह के होंगे। तो इसी चीज को अगर मैं यहां से ऐसे बता दूं, लाइन खींचने के लिए कुछ ज्यादा ही लंबा हो जा रहा है, इस तरह का। इस तरह का परफेक्ट बना हुआ है बच्चों, मान लीजिएगा नहीं परफेक्ट होगा। देखो हो रहा है क्या कि अगर एक के लिए मतलब वेव जो चल भी रहा है वो ऐसे ही चल रहा है, या मतलब सीधा की तरफ आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जैसे कि एक पेंडुलम वाले में रिपीटेड पेंडुलम जैसे बनाया था, छोटे 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 यहाँ पर ऐसा, तो ये पहला वाला ये ऐसे गया होगा ऐसे, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अप एंड डाउन करते हुए गया होगा। ठीक, फिर इस तरह से मतलब अपने मीन पोजीशन से ऑसिलेट कर रहा है, तो इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का वेलोसिटी यहां पर आप देख रहे होंगे कुछ होगा, वो कैसे गवर्न हो रहा होगा कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ऐसा, और हम जानते थे कि अपने जब मीन पोजीशन पे आता होगा तो उस समय उसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो रहा होगा। इसके अलावा लेकिन वेव जो हो रहा है इस तरह से जा रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कि ये पहला वाले बॉब के लिए ये ऐसा वो कॉन्स्ट कर दिया, फिर दूसरे वाले वेव के लिए यहां से लेकर यहां तक ऐसा कर दिया, अप एंड डाउन फिर से वैसे ही जा रहा होगा, और फिर इस तरह का ऐसा बन रहा होगा। तो ये y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से ऐसा इस तरह का ऑसिलेट कर रहा होगा। कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो इसको हमने बनाया, मतलब कि ये ओवरऑल ये आपका पूरा जो वेव यहां से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो उसके लिए डिस्टर्बेंस दिखा रहा है। ठीक है, और तो इसी वे में जाएगा। तो इसमें दो तरह की बातें होंगी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो अप एंड डाउन अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेट करके वहीं रुक जाएंगे। जैसे एक रोप है, रोप को आप जैसे कि इस तरह से करिए जर्क, तो ऐसा ही होगा। तो रोप को आपके हाथ में ही है और आपने इसको जर्क किया तो इसका एक पॉइंट ऊपर गया, नीचे गया और वाइब्रेट करके वहीं शांत हो गया, और बाकी को एनर्जी को ट्रांसफर करते गया, एक को टक 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 उधर से आगे की तरफ भेजते गया। ठीक है, तो इसमें आप दो बातें तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इसमें रिपीटेड ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन रिपीटेड हो रहा है, दूसरा कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो इसीलिए इसका जो फेज है एक सर्टेन वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। फिर इसमें फिर और दो तीन बातें आप इसमें कह सकते हैं कि अच्छा, इसमें जैसे आप जो मैंने दो चीजें बोला कि वेव के अंदर दो क्वालिटी होता है, एक तो इलास्टिसिटी
और दूसरा इनर्शिया। ठीक है, तो इलास्टिसिटी के लिए क्या है कि जैसे वो अभी रिस्टोरिंग फोर्स वाला जैसा कुछ है, मतलब कि इसमें कुछ हुआ, मतलब ए पार्टिकल वाला जो उसका है वो। और इनर्शिया बताता है कि एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है तो उसके पास मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी है, मतलब उसके मास के बारे में ऐसा कर रहा है कि मतलब वो वेव को, मतलब हमने कुछ उसको जर्क दिया या कुछ ऐसा किया तो वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो उसमें सर्टेन मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी है तो उसका मतलब मास नेचर का है, और जहां पर मास अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो इनर्शिया नेचर का होता है। तो कोई भी वेव में ये दो चीजें जरूर होंगे, इलास्टिसिटी और उसका इनर्शिया। इलास्टिसिटी ऑसिलेट करवाएगा अपने मीन पोजीशन से वाइब्रेट करके, और जो इनर्शिया होगा वो कुछ आगे की तरफ जाएगा, मतलब कि सर्टेन उसका मास होगा तो काइनेटिक एनर्जी रिसीव करेगा तो होगा। ठीक है, तो इतने डिस्कशन से आपको कुछ तो उसमें समझ में आया होगा। ठीक, तो एक चीज और इसमें आपको बता दें कि जो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का है। तो वेव का इक्वेशन क्या होगा? अभी जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ना, ये किसके लिए है? एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के लिए, ऑसिलेशन जो कर रहा है, ऑसिलेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। अ सिंगल पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इसका वेव का इक्वेशन क्या होगा? इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? y इक्वल टू, तो इन जनरल बच्चों मैं आपको वही बता दे रहा हूं, लेकिन अभी इस पर और काम करना है मुझे। ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये सब आगे बताऊंगा कि क्या होगा। ये ऑसिलेशन को ऐसे दिखाते हैं, और ओमेगा टी वाला पार्ट तो है ही है, ये जो माइनस के एक्स वाला जो एक्स्ट्रा है ना, वो वेव के लिए है। कि इसमें दो तरह के होंगे, मतलब कि आप ऐसे भी देखेंगे तो ऊपर नीचे जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो उसको बोलेंगे पार्टिकल वेलोसिटी, है ना। ठीक, और जो वेव आगे की तरफ है बढ़ रहा है, जो इस पे मार्क कर रखा हूं, तो इसका वेलोसिटी अलग होगा, तो उसका वेव वेलोसिटी कहेंगे। तो आज के टॉपिक पे आज इसी पे कन्फाइन करके रखेंगे, वेव का वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट तरह से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि वेव आपने तो चलते हुए देख रहे, मतलब कि इस तरह का आपने जर किया, उसका वेलोसिटी इस तरह से जा रहा है। या जैसे कि या कोई स्ट्रिंग है तो उसमें आपने टिंग से किया तो उसका कुछ आवाज आता है, तो साउंड वेव खैर हो गया, लेकिन उस वेव का वेलोसिटी स्ट्रिंग के अंदर कितना होगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे कि मेट्रो वगैरह में आप देखते होंगे कि ट्रेन आने से पहले ही आपके कान में आवाज़ कुछ आने लगता है। तो अभी तो दूर होता है ट्रेन वगैरह, लेकिन वो पास में जितना आते जाता है तो वैसे वैसे वाइब्रेशन बढ़ता है, फिर उसका आते जाता है। फिर साउंड के फिर मतलब आगे देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव या ट्रांसवर्स वेव दो तरीके के होते हैं। तो उसका स्ट्रिंग के अंदर या सॉलिड के अंदर इसका स्पीड क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव का, या साउंड का अगर हम देखेंगे या लॉन्गिट्यूडनल वेव में उसका स्पीड क्या होगा, अगर कोई गैस में है या लिक्विड में है तो अलग अलग तरह से उसका स्पीड होगा। तो अभी इस मामले में अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें जो वेव रिपीटेड ऑसिलेशन कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज करेगा, है ना। जैसे ऑसिलेशन में करता था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करिए तो आपको मिल जाएगा। तो फिर तो आप ये भी बोलेंगे ना कि ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो वो भी तो वेव के लिए कुछ होगा। तो ये वेव के लिए खैर यहाँ से डिटरमाइंड नहीं होता है, वो अलग से होगा। तो वेव का जो वेलोसिटी होगा उसके लिए आप ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस इसमें क्या होगा, लेमडा, और t टाइम पीरियड, है ना। तो उसका कैसे लिंक होगा वो बताऊंगा। तो इसमें वेव वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, कहने का ये मतलब है। अभी तो प्राइमरी स्टेज पे तो आपको यही बता सकता हूं, अंदर जाके नहीं। धीरे 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 परत दर परत खुलते जाएगा, तो आप उसमें और एक्सप्लोर करते जाएंगे और आपको समझ में आते जाएगा। तो जो वेब में छोड़कर आते थे क्वेश्चन, वो अब आप नहीं छोड़ पाएंगे इस लेक्चर के बाद। तो आपको धीरे 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 साइंटिफिक तरीके से ऐसा आपको समझाया जा रहा है। तो वेव वेलोसिटी इसका वैल्यू फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। क्या कि ये कैसे नहीं मानता, तो जैसे आप वहां से अभी टाइप ऑफ वेव बताऊंगा ही। से लाइट आता है तो उसका हमेशा लाइट का स्पीड कितना लेते हैं, 3 × 10⁸, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो फिक्स रहता है।
तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो आपको समझाने के लिए काफ़ी होगा या समझने के लिए काफ़ी होगा आपके लिए खुद भी कि वेव होता क्या है। तो वेव इज समथिंग टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस हम करते हैं तो उसके चलते एनर्जी का ट्रांसफर होने लगे। सिंपल, वेव हो गया। ऑसिलेशन तक का मामला पहले तक था, आपके मीन पोजीशन से ट्रू एंड फ्रो हो और एक्सेलेरेशन के लिए इन्वर्सन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो विथ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, वो तो ऑसिलेशन तक के था। तो यहां पर पता चला कि अच्छा ऑसिलेशन जो होता था उसी का रिपीटेड होगा तो वेव के फॉर्म में हो जाएगा। अब रिपीटेड कब होगा? ऑसिलेशन करने के लिए तो भाई अपने मीन पोजीशन से खाली आगे पीछे जाना है, तो एनर्जी चाहिए होगा ना नेक्स्ट को करने के लिए, तो इसीलिए तो एनर्जी का ट्रांसफर होने लगे तो सिंपल वो वेव है। तो अभी तक जो जितना भी मैंने 5-10 मिनट आपको समझाया तो उससे तो बात है क्वाइट क्लियर हो गया होगा कि वेव होता क्या है। ठीक है, मैं भी मान लेता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद टाइप ऑफ वेव, वेव के कितने टाइप होते हैं? तो होने को तो ऐसे काफी सारे हैं। तो पहला है मैकेनिकल वेव, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा मैटर वेव। मैकेनिकल वेव है जो बच्चों आपका ठीक है, मैकेनिकल वेव जो है आपका इसमें, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव, ये तीन तरीके के हैं। तो इसमें मैकेनिकल वेव के लिए आपको करने के लिए कुछ मीडियम की जरूरत पड़ेगा। जैसे मैं यहां पर अभी बोल पा रहा हूं, अगर यहां पर एयर ना हो तो मैं कुछ भी बोलूं आपको सुनाई नहीं देगा, मतलब कुछ भी बोल लूं तो आप कहेंगे सर ये तो स्पीकर से सुन रहा हूं कान में लगा के, तो उसी को रिसीव कर रहा है ना। अगर एयर नहीं रहता यहां पर, ऐसे करके बोल लूं अगर बहुत कम, तो आपको धीमे आवाज आ रहा होगा, या इसको मैं ऐसे कर लूं, मतलब ऐसे करने का कोशिश कर रहा हूं तो आवाज आपको बिल्कुल कम आएगा या धीमे आ रहा होगा। अभी आपको आवाज ज्यादा आ रहा है तो एक यहाँ पर कुछ एयर होगा और वो उसको ट्रांसमिट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि स्टूडियो तो अभी हमारा इस तरह का बनाया होता है कि साउंड प्रूफ थोड़ा हो, बाहर का आवाज़ अंदर ना हो, अंदर का आवाज़ बाहर ना जाए, मोस्टली बाहर की आवाज़ को रोकना होता है। तो आप देखिए जो ग्लास काफ़ी जो ग्लास वॉल काफ़ी थिकर होते हैं, तो आप देखेंगे कि कोई कुछ बोल रहा है तो लिप केवल मूवमेंट होगा लेकिन उसका आवाज़ आपको बाहर नहीं आएगा, या आप कुछ बोल रहे होंगे तो उसका आवाज़ अंदर नहीं आएगा। तो उस तरह का मतलब मीडियम अगर हटा दें तो वो ट्रैवल नहीं कर सकता है, कौन? वेव। लेकिन मीडियम अगर रहे तो तभी वो ट्रैवल करेगा। तो उस तरह के वेव जो आते हैं तो उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। तो उसमें आप एक तो साउंड का आपने देखा ही, तो वो आप उसके लिए हो सकता है। फिर उसमें साउंड के अलावा फिर आप जैसे ज़मीन के अंदर सेस्मिक वेव जो अर्थक्वेक वगैरह में जो चलते हैं तो वहाँ भी उनको मीडियम चाहिए होता है। अगर मीडियम अगर नहीं होगा तो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह नहीं खिसकेंगे। तो ये तो मैकेनिकल वेव की कहानी हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारा रोज का इसी से या हर मोमेंट इसके बिना नहीं हो सकता, या जो अभी मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलते, क्योंकि वेव ऐसा हो रहा होगा रेडियो वेव में, फिर इंटरनेट जीपीआरएस अपना काम कर रहा होगा और फिर आपको मिल रहा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में किसी मीडियम की जरूरत नहीं होता है, कहीं हवा कम है, नहीं है, पानी है, ज़्यादा है, कुछ नहीं, वो अपना वो ट्रैवल करते रहता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा जो सनलाइट है, तो सनलाइट कहाँ से चलते हैं? कुछ 1.5 करोड़ किलोमीटर से, यही ना। तो वहाँ पर तो बीच में अभी तो हमारा एटमॉस्फेयर कहाँ पर है? आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में दिखाया था कि फ्लूइड या जो एयर का मूवमेंट है कहाँ तक है? 8 किलोमीटर तक होता है। उनको कहाँ से चल के आना है? 1.5 करोड़ किलोमीटर से। तो वहाँ पर तो 8 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर फ्रॉम द इक्वेटर और फ्रॉम द पोल 8 किलोमीटर के बाद तो एटमॉस्फेयर है नहीं, तो वहाँ से कैसे आएगा? तो यानी आ तो रहा है और किस स्पीड से आ रहा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इन भाई साहब को मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। एनी मीडियम, और यहाँ पर रिक्वायर्ड मीडियम। ऐसा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि साउंड वेव सबसे आसान है,
साउंड वेव, क्योंकि आप उसको तुरंत कनेक्ट भी कर सकते हैं। नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, सनलाइट या ये जो लाइट आ रहा है वो भी उसी का पार्ट है। एनी लाइट, एनी लाइट में वो सब को कवर कर लिया कि जो विजिबल वाला लाइट है वो भी, यूवी लाइट है वो भी। वो आप स्पेक्ट्रम पढ़े होंगे ना बचपन के दिनों में कि स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, या स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तो पढ़ ही लिए होगे सब अपना अपना, ऐसे सब फिजिक्स का ही पार्ट है। तो उसमें बताया जाता है कि अगर फ्रीक्वेंसी 10⁻1 टू लेकर 10⁻23 हो, तो उसमें अगर हम अरेंज करते हैं सारे लोग को, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऐसा बनता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खासियत है। तो सबसे कम अगर रेडियो वेव से स्टार्ट करते हैं, फिर माइक्रोवेव, फिर उसके बाद आपका या इंफ्रारेड, फिर विजिबल रेंज और यूवी लाइट, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है वैसे वैसे एनर्जेटिक होते जाता है और उसका पावर बढ़ते जाता है। तो बहुत छोटा सा एरिया होता है, कुछ 10⁻14 ऑर्डर में, 1 या 2 कुछ ऐसा। तो उसी रेंज को हम विजिबल में देख पाते हैं। विजिबल रेंज से नीचे और विजिबल रेंज से ऊपर की बातें हमको नहीं देख पाते हैं, तो अलग तरह का वेव है। तो वहाँ पर देखेंगे तो कोई रिक्वायर्ड इसके मीडियम के लिए नहीं होता है। अब उसके बाद आते हैं थर्ड, मैटर वेव। मैटर वेव क्या होता है बच्चों? जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के पर है। तो आपने वो डुअल कैरेक्टर, तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही डुअल कैरेक्टर, तो उसके बाद से वो लोग चलकर उधर आते हैं। अगर उसकी बात करें किसकी, इसके मैटर वेव के बारे में, तो आप जैसे हाँ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है सब देखा है ना, वो किसके लिए होता था? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके पास वो भी किस स्पीड से चलते हैं? कुछ 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। कहाँ? एटम के अंदर। एक तो एटम का ऑर्डर ही कितना है? -10⁻10 एक एंगस्ट्रॉन का है। न्यूक्लियस का ऑर्डर 10⁻−15। तो उसी के अंदर जब ये लोग मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का मास भी बहुत कम है, तो एक तरह का वो मैटर वेव कहलाता है। कि कुछ मैटर वेव में ही है कि कोई अगर पार्टिकल, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई मास अगर हो, जैसे मान लो बॉल है, उसको बार बार पटको या बार बार पटको तो हीट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर मोमेंटम कुछ हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी हो रहा होगा, उसके चलते उसमें हो रहा होगा। जैसे आप ही हैं, दौड़ने लगिए, तो अंदर से क्या होता है? हीट रेडिएट करते हैं आप, मतलब स्वेटिंग वगैरह आने लगता है। तो कहेंगे सर अंदर मॉलिक्यूलर ऐसा कुछ हो रहा है। कुछ भी हो रहा हो, हीट तो रेडिएट हो रहा है ना आपसे, चाहे जैसे भी हो रहा हो, उससे उसको मतलब नहीं है। तो या पार्टिकल बेसिकली क्या हो रहे होंगे? ऑसिलेट कर रहे होंगे या वाइब्रेट करने लग रहा होगा बॉडी, तो उसमें फ्रिक्शन हो रहा होगा, तो बाकी अपना सेल अपना काम कर रहा होगा, तो बायो का पार्ट हो गया। खैर, तो मैटर वेव, दैट माइक्रोस्कोपिक बॉडी विच इमिट सर्टेन रेडिएशन इन द फॉर्म, मीन्स उसका अपना रेडिएशन, तो उसका कुछ ना रेडिएशन होगा तो उसका वेवलेंथ होगा। तो उनके लिए तो या मैं सीधा सिंपल लिख देता हूँ कि लैम्डा इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम में करते हैं ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो वही वाला है मैटर वेव के लिए आता है। तो वेव में मोमेंटम कहाँ से? तो मास इंटू वेलोसिटी होगा। सो दैट इज वाई। तो अपने आप में ही अजूबा टाइप का है, मैटर है और वेव है। तो खैर ये सब बातें आपके लिए तो यूज टू हो जाना चाहिए कि इसका डुअल कैरेक्टर होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए होता है। ठीक है बच्चों, तो ये समरी एक तरह का कि टाइप ऑफ वेव इन 3 तरह के होते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि 2 तरह के उसके बाद और होते हैं। मतलब ये तो 3 तो मतलब कि इसमें मीडियम का रिक्वायरमेंट है या किस तरह से करते हैं, तो मेनली यही हमें पढ़ना है, टाइप ऑफ वेव। तो 2 तरह के होते हैं, एक तो ट्रांसवर्स वेव, जो भी बनाया था, और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या है इसकी कहानी, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में इसकी कहानी क्या है कि इसमें अगर आप देखेंगे मतलब ये तो पता चल गया कि हमें वेव होता क्या है। मतलब 2 चीज़ें तो इसमें एकदम बंद कर है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो वेव को जो अप एंड डाउन ऑसिलेशन एक सिंगल पार्टिकल करते हैं, तो वो अपने मीन पोजीशन से हल्का सा हिलता है और एनर्जी का ट्रांसफर करता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर कुछ बोलूँ तो आपके पास कैसे आ जाता है, या माइक्रोफोन के पास कैसे होगा, या इसी को रिसीवर मान लेते हैं, यहाँ से आ रहा होगा। तो इस पार्टिकल को जो भी मैंने स्पीड दिया तो वहाँ से इस एयर पार्टिकल जो होगा वो डिस्टर्ब हुआ होगा,
तो वो वाला मूव करके नहीं गया होगा इसके पास, कौन, एयर वाला मूव करके नहीं गया होगा, सर्टेन एयर जो यहां पर है वो क्या किया होगा, जो यहां से एयर पार्टिकल होगा उसको वाइब्रेशन किया होगा, फिर एनर्जी ट्रांसफर करके फिर दूसरे को किया होगा, फिर तीसरे चौथे पांचवें, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स के बाद यहां पर पहुंच गया होगा। और किस स्पीड से पहुंचा होगा ये भी कैलकुलेट करेंगे। ऐसे 330 मीटर पर सेकेंड से पहुंचता है, न्यूटन्स ने 280 बताया था, तो कैसे करेक्शन हुआ तो उसके लिए, तो ये समझ में आया। दूसरा अगर आप अगर रोप का एग्जांपल देखिए, किसको अगर हम जर्किंग करते हैं तो अप एंड डाउन ऐसे करके जाता है, तो पार्टिकल तो आगे नहीं बढ़ा, वो वेव आगे बढ़ा, तो एनर्जी ट्रांसफर किया। तो मैं वही बोल रहा था कि दो चीजें तो इसमें क्लियर होना चाहिए आपको, कि ऑसिलेटिंग पार्टिकल या जो रिपीटेड पीरियोडिक पार्टिकल है वो, और एनर्जी का ट्रांसफर। तो इसमें उसी हिसाब से बढ़ते हैं कि मतलब कि वेव तो आगे जा रहा है, और जो टू एंड फ्रो करने का तरीका है वो कैसे हो रहा है, ये इस तरह से ऐसे जो टू एंड फ्रो अपने मतलब मेन पोजीशन से ऑसिलेट करेगा तो टू एंड फ्रो होगा ना, तो वेव के डायरेक्शन में, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो कैसे हो रहा है। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, इसका डेफिनेशन में बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वेव के डायरेक्शन से परपेंडिकुलरली अप एंड डाउन करते हैं, या वाइब्रेशन होता है, या आप ऐसे कहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो वाइब्रेशन के ठीक उसके परपेंडिकुलर वेव का मोशन हो रहा है। मतलब कुछ इस तरह का बच्चों, कि वेव ऐसा कुछ, मतलब अगर एक इसके लिए देखा जाए तो पार्टिकल अप एंड डाउन होके तो यहां पर ऐसा रह गया, और फिर यहां पर ऐसा दूसरे वाले को एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, तो अपने मेन पोजीशन से वाइब्रेट करा अप एंड डाउन, और वेव का जो मोशन है ठीक परपेंडिकुलर हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव, इस तरीके का। दूसरा कि एक तो ये भी पॉसिबल है ना, जो अभी मैं बोल रहा था कि वाइब्रेशन अपना हल्का सा ऐसा कुछ हिले, जैसे मान लीजिए कि ये तो रोप वाले के लिए है, मतलब अगर आप इसको अगर देखिए स्प्रिंग सिस्टम को, जैसे मान लीजिए कि आपने छोटा छोटा बहुत सारा स्प्रिंग लगा दिया, या अभी एक मॉडल के लिए समझिए तो उसी को रिपीट कर दूंगा ऐसा, तो इसको अगर आप डिस्टर्ब करके छोड़ दीजिए तो ये ऐसा हो रहा होगा क्लोज, मतलब कि वाइब ऑसिलेशन वाला जो आपने पढ़ रखा है, अपने मेन पोजीशन से आया होगा, फिर गया होगा, फिर इधर गया होगा, फिर वापस आया होगा, तो इस तरह का। तो यहाँ भी अब इसी का अगर रिपीटेड हो तो मतलब 2 3 4 5 और लगा दीजिए ऐसा, इस तरह का। तो इस केस में लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होगा, जो साउंड वेव के लिए बोल रहा था, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है आगे की तरफ बढ़ा, फिर एनर्जी ट्रांसफर किया, फिर किसी आगे को बढ़ाया, और जब आगे की तरफ बढ़ा तो रुक रहा है तो स्लो डाउन होगा। तो स्लो डाउन कब होगा, जब पास पास आ रहे होंगे, ठीक, मतलब कुछ इस तरह का रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन जैसा मैं बातें कुछ कर रहा हूं, कि जैसे यहां से चला तो पास पास है, फिर 1 2 3, फिर पास दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर किया, तो दूसरा वाला रोक रहा होगा, तो एनर्जी ट्रांसफर होने के बाद फिर वह भागा, फिर आगे दूसरे को डिस्टर्ब किया, तो फिर इस तरह का ऐसा। तो अभी क्या हो रहा है कि वेव तो ऐसे जा रहा है, जो साउंड वेव मैं बोल रहा हूं वो ऐसे जा रहा है, लेकिन वो कंप्रेशन और रेयर, मतलब उसी के लॉन्ग वाइब्रेट, जैसे या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो वाइब्रेशन हो रहा है या जो ऑसिलेशन हो रहा है, उसी के लॉन्ग वेव भी भाग रहा है। यही मतलब हो रहा है ना, कि वेव का जो मोशन है ठीक उसी के लॉन्ग हो रहा है, तो वैसे को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जहां पर इकट्ठे एक जैसे हैं तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन, और इसको रेयर फ्रैक्शन, ऐसा RRR, ठीक है। RRR से मूवी देखने मत चले जाइएगा। देखिए तो यहां पर क्या होता है कि ये अप एंड डाउन होता है, तो इसमें कहलाता है ये पोजीशन क्रेस्ट। ये तो बचपन के दिनों में पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो अभी देख लीजिए बचपन। और ये जो पॉइंट होता है इसका होता है ट्रफ, ठीक है। जो नीचे वाला पार्ट होता है ट्रफ और ऊपर वाला पार्ट क्रेस्ट। तो ये बात होता है बच्चों इसके अंदर, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इसमें भी जैसे कि ये यहाँ वाला बता रहा था आपको कि स्प्रिंग मॉडल पर है, तो इसका स्प्रिंगनेस दिखा रहा होगा ऐसा जाने के लिए। और दूसरा कि जो पार्टिकल वो मूव कर रहा है, तो या स्प्रिंगनेस आप इसको भी बोल सकते हैं, या ऊपर नीचे जो हो रहा है उसके नीचे भी बोल सकते हैं। स्प्रिंगनेस में आप क्या करते हैं, मतलब जैसे इस स्प्रिंग सिस्टम है, तो जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो उस वॉट एवर हम चेंज करते हैं, तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स उसके पीछे की तरफ चलता है, जो उसको अंडू द इफेक्ट करता है और उसको खींच के मीन पोजीशन पे लाता है। फिर कंप्रेस होगा तो फिर उसको पुश करेगा। तो
basically spring force is responsible for their oscillation. So that is why in the wave is constitute the two type of thing. One of the repeating oscillation, yeah, repeating periodic. So it is responsible for that one. The ये क्यों होगा? ये आपका होगा स्प्रिंगनेस के नेचर के चलते वेव के, ठीक। और दूसरा जो इलास्टिकनेस है, जो वेव को आगे बढ़ा रहा है, एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर रहा है, तो उसका इलास्टिक और स्प्रिंगनेस वन ऑफ, अगर मैं बोल दिया हूँ तो उसको अब भी अंडू कर लीजिए, मतलब उसको चेंज कर लीजिए। स्प्रिंगनेस और इलास्टिनेस इज द सेम थिंग। और जो उसका इनर्सिया वाला है, जो मतलब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कुछ गेन कर रहा होगा, मोमेंटम कुछ गेन कर रहा होगा, वो आगे चल रहा होगा, तो उसके लिए होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका था ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। मतलब वेव के ऐसा अगर हिसाब से अगर उसको बांटा जाए तो इस तरह का आएगा। ठीक है, अब आ जाइए कुछ इसके टर्म से और परिचित हो जाते हैं कि सम टर्म्स ऑफ वेव। तो इसको तो अभी जानते हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो मैंने बोला था इसमें माइनस के एक्स जैसा कुछ होगा। तो अभी तो आप एज इट इज अभी समझ लीजिए, क्योंकि कुछ मुझे टर्म को उसमें एक्सप्लेन करना है, तो इसीलिए मैं उसमें इसको बता रहा हूँ। तो देखिए जो वेव का इसमें एम्पलीट्यूड का मतलब बच्चों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये तो आप जानते होंगे। या यहाँ पर एक ऐसा बना देता हूँ ऑसिल, इस तरह का, इस तरह का कुछ, ठीक है। तो ये वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ये वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इस केस में प्लस है और माइनस है, इस तरह का बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अपने मीन पोजीशन से कितना वाइब्रेट करता है इन वन टाइम पीरियड, ये वाला। तो एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। टाइम पीरियड, वन ऑसिलेशन कवर करने में कितना समय लगता है इज आवर फ्रीक्वेंसी, वो हम आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी सिंपली फ्रीक्वेंसी करते हैं। और टाइम पीरियड मतलब एक कह लीजिए, इसको दो कह लीजिए, मतलब टर्म से खाली आपको परिचित करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें अभी इतना नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऑलरेडी आपको ऑसिलेशन में सबसे समझा रखा हूँ। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी होता है। तीसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तीसरा नहीं फोर्थ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर जहां पर आता है तो 2 पाई एफ, और यही आपका ओमेगा होता है। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो यहां से हम बोल सकते हैं ना ये भी कि टाइम इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो ये तो आपको पता ही है। तो ये 3-4 आपको एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब उसके बाद आता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए एक ऑसिलेशन में कितना वो चला, तो मान लीजिए कि एक ऑसिलेशन यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक कितना चला, इतना डिस्टेंस चला, तो इसको बोलेंगे वेव, वन वेव, मतलब कि सिंपली वेवलेंथ। और वैसे आपको बता दूं कि एक ये आगे की तरफ ऐसा भी अगर होता इस तरह से, तो एक क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है, या ट्रफ से ट्रफ के बीच का डिस्टेंस इस वेवलेंथ कहलाता है। अगर पीछे से अगर देखा जाए यहाँ पर कि एक क्रेस्ट कंप्रेशन टू कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा 1 वेवलेंथ, या रेयर फ्रैक्शन टू रेयर फ्रैक्शन वो 1 वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है, तो वेवलेंथ के बारे में मतलब समथिंग कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे। ठीक, ये तो हो गया। अब इसके बाद वेवलेंथ के बारे में बता दिया आपको। फिर उसके बाद वेव वेलोसिटी, ये तो फोर्थ वेवलेंथ है। वेवलेंथ 6 वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, और जैसे अभी आपने देखा कि लैम्डा ओवर टाइम पीरियड होता है,
तो होगा, इस पर अभी और बात करेंगे। उसके बाद आप ये समझिए कि वेव हो गया 7th वेव नंबर। वेव नंबर बहुतों को पता होगा बच्चों, बताइए, 1/λ, इसको ऐसा दिखाते हैं। और उसके बाद 8 एंगुलर वेव नंबर, उसको दिखाते हैं k से। तो जो एक्सप्रेशन में आप देख रहे थे ना, ये वही है, k = 2π/λ। यहां पर कहाँ गया, y = नहीं लिखा है क्या कहीं, हाँ, y = a sin ωt - kx। तो ये जो k वाला जो इसमें पार्ट है उसके लिए है। अच्छा, यहाँ लिखा तो था y = a sin ωt, तो जिसमें k था वो एंगुलर वेव नंबर 2π/λ है। अब देखिए, तो मैं कह रहा था कि बार बार बताऊंगा, तो इसको हम, तो लैम्डा इक्वल टू वहां से क्या लिख सकते हैं, 2π/k, और टाइम पीरियड इक्वल टू 2π/ω। अभी अभी देखा तो 2π कैंसिल हुआ, तो यहाँ से v = ω/k। तो ये याद रखना, ये वेव का वेलोसिटी है बच्चों। अब इस पे तो और काम करना है, वेव वेलोसिटी है। तो वेव वेलोसिटी इज द डिफरेंट देन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। वो जैसे आप y = a sin ωt - kx है, या सिंपली अगर ऑसिलेशन में आप जानते थे y = a sin ωt, तो dy/dt करते थे, तो वहां से मिलेगा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए y = a sin ωt - kx, और ये जो वेलोसिटी है ये वेव का है, तो इसका ω/k ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके टर्म थे, आपको सोचा कि इसमें बताया जाए। और ये जो y = a sin ωt - kx में लिखते हैं ना, ये पूरा का पूरा फेज होता है। तो इनिशियल फेज x = 0, t = 0, या t = 0 पर होगा तो क्या होगा, x = 0 पर के होगा तो क्या होगा, या कुछ इसमें आगे देखेंगे तो फाई नॉट भी एक लग जाएगा। तो जब उसके बारे में चर्चा करेंगे तब चर्चा करेंगे। अभी तो आप इसी पेज देखिए कि आपको ये चीज़ आपको समझ में आया। तो मतलब यहाँ पर अगर टेक अवे आपको करके ले जाना है तो मिला क्या आपको, तो ये सब बातें, फ्रीक्वेंसी और ये सब बता रहा था ना, टाइम = 1/फ्रीक्वेंसी, इस तरह का, t = 2π/ω, इस तरह का कुछ है, आगे इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक तो समझ में आपको आया होगा। अब देखिए कि जो वेव का वेलोसिटी हम देख रहे थे, v = ω/k, आपको थोड़ा बहुत यहाँ से एक कैलकुलेट करवाया भी यहाँ से। तो ये तो बहुत इन जनरल टाइप का है कि अगर वेव का सर्टेन वेलोसिटी होगा तो क्या होगा। तो अभी हम देखेंगे कि वेव हम कहाँ कहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ क्रिएट से क्या मतलब है, तो वेव तो कहीं भी क्रिएट हो सकता है, बस डिस्टर्बेंस आपको देना होगा। नहीं, मतलब है कि अगर हम या जैसे ट्रांसवर्स वेव है, तो ट्रांसवर्स वेव का अगर स्पीड देखना हो हमें सॉलिड के अंदर, तब कैसे पता चलेगा। तो अभी हम आपको ये बता रहे हैं, एक टॉपिक है कि ट्रांसवर्स वेव, या ऐसा लिख लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड, तो उसमें सॉलिड से पहले इसको और थोड़ा सा कर देते हैं भला, कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में होगा तब क्या होगा। अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग में अगर हमें इसका वेलोसिटी निकालना हो तो क्या होगा। तो अपने बहुतों में ऐसे लोग होंगे, कभी ना कभी तो गिटार देखा ही होगा, और बहुतों को मौका मिला हो तो बजाया भी होगा। तो जिनको मौका मिला है तो उसके एक्सपीरियंस से वो बता सकते हैं कि कितना आप टच करेंगे, जो उसका कुछ पिन वगैरह होता है करने के लिए, तो आप वहाँ पर कितना प्रेस करेंगे और कहाँ पर प्रेस करेंगे। वो कहाँ पर वाला बात के लिए है, अब किस फोर्स से अगर प्रेस करेंगे तो उसके चलते वो साउंड आपको सुनाई पड़ता है। तो साउंड सुनाई पड़ता है तो मतलब वो इस तरह का वो वेव क्रिएट करता है, और हम उसको तो उसका स्पीड क्या होगा। या आप देखते होंगे कि गिटारिस्ट लोग, अच्छा बजाया नहीं हो तो देखा तो होगा बजाते हुए, तो कुछ कुछ बजाया अपना अगड़म बगड़म कुछ भी गा रहा है,
उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको टाइट करते रहते हैं, तो क्योंकि उनको सर्टेन फ्रीक्वेंसी अगर निकालना होता है तो उसके लिए टाइट करना पड़ता है। तो टाइट क्यों किया? तो टाइट किया इसका मतलब जरूर उसका रिलेशन है। यस, तो टाइट कर इसलिए किया जाता है कि लूज होगा तो उसका टेंशन कम हो जाएगा, और टाइट करेगा तो उसका उसमें ज़्यादा होगा। तो उसमें ये देखा जाता है कि जो स्ट्रेच स्ट्रिंग का जो इसमें वेलोसिटी होता है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो उसके टेंशन पे, और दूसरा मास पर यूनिट लेंथ, मतलब कि वायर कैसा है, थिकर है, थिनर है, कितना है, तो उसके लिए। तो उसको अभी म्यू से दिखा देते हैं। तो दो चीज़ें निकल कर आया, एक तो टेंशन पे डिपेंड करेगा, दूसरा कि मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करेगा। यही होगा। तो आप इसको डायमेंशनल मेथड से भी जाके कर सकते हैं, तो वो निकाल लेंगे, लेकिन मैं आपको कर उतना नहीं बताऊंगा क्योंकि और बोरिंग होते जाएगा। फिर म्यू से इसको दिखाते हैं, कहीं कहीं तो मास ही एम ही लिख देता है, मास पर यूनिट लेंथ, तो उसको बी से। तो आप जब पाएंगे v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, ऐसा, या म्यू मास। तो डायमेंशनली आपको चेक करके दिखा देता हूँ। टेंशन किसका होता है बच्चों? मास एम एल फोर्स का, मतलब एम एल टी माइनस टू, और यहाँ पर ये एम जो खाली एम नहीं है इसीलिए इसको लिखा हूँ, मास पर यूनिट लेंथ है। तो मास पर यूनिट लेंथ के लिए कितना हो जाएगा? एम एल माइनस वन, ऐसा। तो एम से एम कैंसिल हुआ, तो ऊपर जाकर ये कितना हो जाएगा? एल टू टी माइनस टू। अब इसका स्क्वायर रूट लीजिए तो कितना हो जाएगा? एल टी माइनस वन, ऐसा। तो एल टी माइनस वन किसका होता है? वेलोसिटी का। तो ये आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये सही होगा। तो उसमें टेंशन कितना होगा और उसका मास पर यूनिट लेंथ, तो उस पे ये आपका स्ट्रेच स्ट्रिंग में होगा। ठीक है, तो इसका एक फर्स्ट पार्ट था कि इन स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर कितना वेलोसिटी होगा, तो इतना होगा टेंशन अपॉन म्यू। इसी का दूसरा पार्ट है बच्चों कि अगर इन जनरल सॉलिड velocity of transverse wave in any solid। तो सॉलिड अगर कोई होगा तो उसका हम क्या देखेंगे, मतलब क्या देखेंगे, इससे मतलब है v इक्वल टू जो यहाँ पर टेंशन हुआ और मास पर यूनिट लेंथ जैसा कोई इस तरह का होगा। तो किसी भी सॉलिड में अभी इलास्टिसिटी वाला पढ़ कर आए हैं, तो किसी भी सॉलिड को अगर हम डिस्टर्ब करें, मान लीजिए कि इसको भी कुछ इस तरह से करेंगे या हथौड़े से आप पीटिए कुछ इसको, तो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उसमें कितना वो एलोंगनेट करता है। तो एलोंगनेट करने से मतलब है कि उसका कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी कितना है, कितना वो झेल पाता है, उससे पता चलता है। या कोफिशिएंट ऑफ बल्क मॉडुलस, नॉट बल्क मॉडुलस, इज अ कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी। बल्क मॉडुलस फॉर लिक्विड और गैस के लिए होता है। सो कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, इसको नीटा से दिखाते हैं। और उसके बाद उसका डेंसिटी कितना है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा तो उतना होगा ही। तो कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी अपॉन रो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए था, आप इसको भी डायमेंशनली देखेंगे तो सही ही होगा। वो क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इसको देखिए, थोड़ा मैनिपुलेशन अगर करते हैं तो टी बाई ए एक ऐसा करे तो एक एरिया यहाँ पर देना पड़ेगा, मास पर यूनिट लेंथ तो पहले से है। अब इसको ऐसा सोच लीजिए कि टी बाई ए और यहाँ से मास ए एल। तो आप देखेंगे ना टी बाई ए कितना है, स्ट्रेस को बता रहा होगा। और स्ट्रेस ही वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, बिकॉज कि उसका जो इस आई मध्य नजर आ जाए, अच्छा सब वो पड़ेगा, इस तरह का वो टेंशन है बच्चों। तो टी बाई ए, तो डेल्टा एल बाई एल का तो कोई डायमेंशन होता नहीं था, तो इसीलिए स्ट्रेस का जो होगा वही हम मान लेंगे उसके लिए है। तो वो डायमेंशनली भी करेक्ट है ना, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी अपॉन और मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब कितना होगा, डेंसिटी। तो डेंसिटी हो गया नीटा इक्वल टू दिस। तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि जो ट्रांसवर्स वेव है उसका वेलोसिटी क्या होगा।
तो आज ये बहुत देर से आपको कर बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी इस पे अब ले लिया जाए। स्टील वायर ऑफ 70 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ मास 7 kg। तो अभी इसमें देखो बच्चों, आज का जो बात है ना बताने का, तो आपको एकदम इंट्रोडक्शन या बेसिक से बेसिक जितना हो सकता है, मतलब मान लीजिए कि कुछ आपका एनसीईआरटी लेवल टाइप है, उस तरह का कुछ आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि इस पर पकड़ मजबूत हो जाए। वंस यू नो दैट द टर्म्स या थिंग्स कि मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके वर्ड से फैमिलियर हो जाएंगे, तब आपको धीरे धीरे दूसरे लैडर पे लेकर जाएंगे। तो कह रहा है कि स्टील वायर ऑफ 70 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज द मास 7 kg, द वायर इज द अंडर टेंशन ऑफ द 100 न्यूटन। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन द वायर। तो मान लेते हैं कि वायर कुछ ऐसा है हमारा यहाँ से, और कुछ इसमें हम ऐसा फोर्स लगाते हैं या उसको खींच के रखे हुए हैं, टेंशन यहाँ पर जो क्रिएट हो रहा है T = 100 न्यूटन, और ये 7 kg का है और 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो 7 मीटर हो गया और मास इसका 7 kg है। तो पूछ रहा है कि स्पीड इन द ट्रांसवर्स वेव, तो अभी सीखा एकदम ताज़ा, तो V = क्या बोल सकते हैं, T/μ। म्यू इसलिए कि मास पर यूनिट लेंथ दिखाने के लिए है। तो टेंशन कितना हो गया बच्चों, 100 न्यूटन, और उनका मास 7 kg, मास पर यूनिट लेंथ, तो 7 kg अपॉन 0.7 यही होगा। तो 0.7 ऊपर गया तो 70 हो गया, और यहाँ से ये √10 हो गया, है ना, क्योंकि 70/7 और लिख दूँ, अब सही है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, √10 मीटर पर सेकेंड, तो 3.16 मीटर पर सेकेंड। तो एकदम से गेटिंग पुटिंग जैसा निकला, आसान से एक बार में आ गया। इंपॉर्टेंट है कि आपने सीखा क्या, कि अगर कोई स्ट्रेच स्ट्रिंग है और उसका मास कुछ दे रखा है, लेंथ कुछ दे रखा है, तो उसमें अगर 100 मीटर का है तो उसमें स्पीड अगर हम देखेंगे तो कितने तेजी से आएगा, तो कुछ इस तेजी से आएगा, 3.16 मीटर पर सेकेंड। कह रहा कि फिर नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज 348 मीटर पर सेकेंड व्हेन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज 3 kg वेट। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द सेम स्ट्रिंग इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज चेंज टू 4.9 kg मीटर वेट। तो अभी हमने V = क्या सीखा, V = T/μ। तो एक केस में क्या बोल रहा है कि कुछ 348 है, 348 है, इक्वल टू टेंशन कुछ होगा T1, और अच्छा वो उसी स्ट्रिंग के लिए कर रहा है, तो हम इसमें ऐसा T1 कर देते हैं और इसका म्यू। दूसरे केस में पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो हम क्यों ना इसको 2 बार लिखने से अच्छा है कि ऐसा लिख दे क्या, V1/V2 इक्वल टू, क्योंकि म्यू तो कांस्टेंट हो गया दोनों के लिए, तो √T1/T2 ऐसा बोल सकते हैं ना। और हमें वेलोसिटी दूसरे वाले के चाहिए से, या जिसका भी चाहिए उसका निकाल लीजिए। तो मान लेते हैं V1 है 348 और V2 है, और वहाँ पर kg वेट है, तो और आसान हो गया कि उसको सेम ही दोनों का दे रखा है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर हमें चेंज करना होता तो 9.8 या 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्टीमेटली तो दोनों को कैंसिल ही होना है। तो 3.6/4.9, अरे वाह। तो और आपको देखिए इतना अच्छा मिल गया, 36 का रूट इज 6 और यहाँ से 7। तो जो V2 का वैल्यू आप निकालेंगे, V2 = 348 7/6 ना, वही मैं सोच रहा था कि इधर होगा तो फिर उसको कैंसिल होने में, तो ये वाले तो 6/5 जा, 6/8 जा, 8/7 जा, 7/5 जा, तो 406 मीटर पर सेकेंड बहुत ही आराम से आ गया। क्यों बच्चों, आया नहीं आया, आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन अ कॉपर वायर 1 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन अंडर द टेंशन प्रोड्यूस्ड बाय द 1 kg वेट। द डेंसिटी ऑफ द कॉपर इज 8.93 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, अभी तो मास पर यूनिट लेंथ दे रहा था, इस बार उसका डेंसिटी और कुछ एरिया दे दिया, तो आइए डिस्कवर करते हैं। अभी आपको क्या सिखाया था, V = T/μ, मास पर यूनिट लेंथ, इस तरह का। तो उसमें अभी टेंशन तो दे रखा है, टेंशन तो चलो ठीक है, ये 1 kg वेट है, तो 1 kg वेट को
इसमें 1 इंटू 9.8 कर लें, 9.8 कर लें, क्योंकि डेटा अजीब है तो इसीलिए उसको अजीब ले रहे हैं, 9.8 ले रहे हैं इसलिए, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें कि मास पर यूनिट लेंथ है तो उसका क्या चक्कर है, तो इसको टेंशन को तो टेंशन ही छोड़ दीजिए क्योंकि उसका फिक्स वैल्यू गिवन है, और इसमें मास पर यूनिट लेंथ तो लेंथ गया ऊपर ऐसा, फिर उसमें टेंशन T है और L, तो मास इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद ऐसा हम बोल सकते हैं क्या कि T इंटू एल, और डेंसिटी तो जितना है वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ से लेंथ अपने घर चले गए, तो फाइनली आपको क्या मिला, अंडर रूट टी रो इंटू ए, तो डेंसिटी हमें पता है क्या 8.93, कॉपर का इतना कम कैसे होगा, 8.93 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो उसका रिलेटिव डेंसिटी जैसा कुछ मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ कॉपर केवल लिखा है और उसमें 10⁻³ लगता है, भूल गया, तो चलिए हम तो नहीं भूले और उसको लेकर आ गए। तो V इक्वल टू बच्चों टेंशन 9.8 है और इसका जो डेंसिटी है 8.93 और एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁻⁻⁶, यही होगा ना, 1 मिलीमीटर स्क्वायर को अगर चेंज करेंगे मीटर में तो 10⁻⁻⁶ होगा। इसको थोड़ा सा 10⁻³ को देखिए तो कितना आ जाएगा, 9.8 अपॉन 8.93 इंटू 10⁻³ ऐसा। तो इसको 98 को गायब करो आप, तो 9.8 है तो एक इधर आ जाएगा, तो 100 यहाँ से आपका 10 मिल जाएगा, और 8.93, तो 8.93 का मतलब आपका 8.93 ही होगा। तो कहे कि 10 होता तो कितना अच्छा होता, क्यों, मतलब 93 वो 89 तक पहुंच जाता, लेकिन तो है नहीं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब कि अगर 10 गुना रहता है तो 89.3 रहता, तो एक बार हो जाता, लेकिन 10 अभी भी बच रहा है, तो ऑलमोस्ट 1/9, मतलब उसमें आ जाएगा, मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। सेकेंड थर्ड स्टेप में आप डिवाइड मार रहे होंगे जब, तो वहाँ से 9, तो 1.1 से काम चला लेते हैं, तो कुछ आपका यहाँ से उसको जब करेंगे तो कुछ 10 पॉइंट समथिंग तो होगा, तो इसमें तो दो राय नहीं है, 10.1, तो 10 का रूट कितना होता है 3.16, तो थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए 3.2 कह लीजिए, तो 32 मीटर पर सेकेंड, तो करके देखना कैलकुलेटर से भी उतना ही आपको मिलेगा, 32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आया तो उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि वेव पल्स इज अ ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग ऑफ अ लीनियर मास डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर अंडर द टेंशन ऑफ 1 kg वेट, तो ठीक है, यहाँ तो दे रखा है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर उसका मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, मास बाय लेंथ, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो ऐसा है, तो 1 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 100, तो केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर हो जाएगा क्या, तो 2020 गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.1 केजी पर मीटर, तो इसीलिए इसको ऐसा देखा, उसमें कोई जान नहीं है। कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द पल्स टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑन द स्ट्रिंग, ओके, तो डिस्टेंस ऑफ द 50 सेंटीमीटर, तो पहले स्पीड देख लें कि स्पीड कितना आ रहा है, तो v इक्वल टू अंडर रूट, टेंशन कितना है बच्चों 1 kg वेट, तो 1 kg वेट को 10 से, अच्छा कितना, मतलब
अच्छे दिलों वाला है कि जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दे रहा है, तो 10 का वैल्यू इतना और मास पर यूनिट लेंथ इज देयर वैल्यू इज 0.1, सो दिस बिकम 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी जो वेव चला, मतलब मान लीजिए कहीं स्ट्रिंग पे होगा तो अपना जैसे भी कर रहा होगा तो इस तरह का ऐसे चल रहा होगा, किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, और इनका डिस्टेंस कितना है बच्चों, 50 मीटर। तो ये तो क्लास 8-9 का मैथ हो गया है ना। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर 0.5 और टाइम चाहिए, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 0.5/10, तो कितना हो जाएगा 0.05 सेकेंड। तो उसको 50 सेंटीमीटर में ट्रैवल करने में कितना लगेगा, 0.05 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डायमीटर ऑफ द आयरन वायर इज 1.2 मिलीमीटर इफ द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन द वायर बी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द आयरन इज 7.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। हाँ, इस बार डेंसिटी का वैल्यू टिक दिया है। तो देखिए अभी अभी कुछ हम लोग कर रहे थे, टी इक्वल टू तो खैर लिख ही लेते हैं, कितना दे रखा है बच्चों, वो पता करना है, स्पीड इस बार दे रखा है कि 50 मीटर पर सेकेंड है। तो ठीक है, तो v इक्वल टू टी, मास पर यूनिट लेंथ दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अभी इसको देखे थे चेंज करना, इसको बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आपके भी दिमाग में जाके बस जाए। तो मास पर यूनिट लेंथ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और यहाँ पर लेंथ होगा जितना, तो T इंटू एल, डेंसिटी तो डेंसिटी रहा और वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया। तो वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी है, टेंशन चाहिए T, टेंशन बहुत है पहले से, क्यों चाहिए, पास होने के लिए चाहिए। तो टेंशन इक्वल टू हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, T इक्वल टू रो ए इंटू वी स्क्वायर, तो 7.7 इंटू 10⁻³ और एरिया की जहाँ तक बात है इस डायमीटर है 1.2 मिलीमीटर, तो 1.2 मिलीमीटर का मतलब 0.6 मिलीमीटर, तो 0.36 इंटू 10⁻⁻6, और वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 50 है, तो 50 है तो 2.5, मतलब 50 का स्क्वायर 2500, तो 2.5 इंटू 10⁻³ वो इसलिए लिया कि इसको हटा सके, ऐसा कर दिया। तो 0.36 इंटू 5/2, तो 5/2 को 2.5 को 5/2 लिखा जा सकता है, तो 0.18, तो 0.18 इंटू 5, तो 18×5 = 90, तो इन सबों का अगर मतलब देखेंगे तो 0.9 इसको कर देगा। ठीक है, तो इसमें 2.5 को तो 77, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 और 6 69, तो 6.93 न्यूटन, ऑलमोस्ट 7। अगर जी का वैल्यू 10 उस लिया होता तो अच्छा नहीं, इसमें जी का वैल्यू कहाँ से लाओगे, तो 6.93 न्यूटन इसका वैल्यू होगा, सिंपल। अब आ जाइए उसके दूसरा वाला कि जो उस पर सीखा था कि v इक्वल टू समथिंग समथिंग था, मतलब कि नेक्स्ट पार्ट में कि जो ये सब सीखा था ना अभी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू या फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ वेलोसिटी हो जाएगा, ये चीज़ समझ में आया क्या किया। सिंपली आप ये जानते थे कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी या 2 पाई टी, मतलब इस वाले पार्ट में आपको ये सब ऐसा दिखाना। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट इज द प्रोग्राम एट 219.3 मीटर वेवलेंथ। रेडियो वेव है एक तरह से, रेडियो वेव, तो जितना देखो वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका एनर्जी उतना कम होता है, पता है आपको, ए इक्वल टू SC बाई लैम्डा जानते हैं ना आप लोग, तो लैम्डा जितना वैल्यू ज़्यादा होगा एनर्जी उतना कम होगा ना,
तो जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना ज़्यादा एनर्जी, जितना कम वेवलेंथ उतना ज़्यादा एनर्जेटिक, तो इसीलिए बोलते हैं लॉन्ग वेवलेंथ। तो अभी कह रहा है कि रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट इज द प्रोग्राम एट 219.3 मीटर वेवलेंथ, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, इज द वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव इज दिस मच। ओके, सो हमें तो फ्रीक्वेंसी निकालना है और आसान काम करना है शायद। वेवलेंथ का वैल्यू गिवन है, तो हाँ ये बोल रहा था कि जो c बाई लैम्डा है तो बेसिकली E इक्वल टू ऐसा h न्यू होता है, तो न्यू इक्वल टू, तो स्पीड के लाइट से अभी तो नहीं चल रहा है, अच्छा स्पीड के लाइट से नहीं चल रहा है तो और आसान है वो हो गया, तो c बाई लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी चाहिए 3 × 10⁸ और यहाँ से 219.3 है, 220 ले लीजिए। किसी को क्या पता चल रहा है, क्योंकि मुझे तो पता चल रहा है, ठीक है, वो ऐसा मजाक कर रहा हूँ, एग्जैक्ट करिए। तो यहाँ से 3/22 है तो 0. इसको लगाए तो 31 हो गया, 8, फिर उसके बाद 3 जा, क्योंकि 88 करते तो उसमें लगता 2 डेसिमल प्लेस काफ़ी है, और 10⁻⁷। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 1.3 × 10⁻⁶ हर्ट्ज, इस तरह का ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि ऑटोमोबाइल ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑटोमोबाइल, इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है कि 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, इस तरह का है। कन्वर्ट इनटू द दिस करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ रेंज, टेक द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज ऑर्डिनरी टेम्परेचर भी 340 मीटर पर सेकेंड। तो इसका टेम्परेचर का भी बड़ा रोल होने वाला है बच्चों। तो यहाँ से स्पीड, अच्छा हाँ, अभी देखो इसी के लिए कि स्पीड ऑफ लाइट तो उतना नहीं है ना, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेंज इन द ह्यूमन ईयर, तो उसमें लाइट की स्पीड से तो आ नहीं रहा होगा, सुनाई देना है, तो उसका स्पीड देखो काफ़ी कम हो गया, 340 मीटर पर सेकेंड। कहाँ वो ट्रांसफर रेडियो वेव लाइट की स्पीड से चल रहा था 3 × 10⁸ से, तो उसी के लिए मैं बता रहा था कैसे जो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वहाँ पर जो c बाई लैम्डा आपने देखा है, तो उसके जगह पर हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इक्वल टू v, वो सब कुछ सेम ही है, मतलब इसके इन जनरल c के जगह पे v कर दिया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाई लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी को f से लिख लिया, लैम्डा बस याद रखने के लिए कि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इक्वल टू v हो जाएगा। तो हमें फ्रीक्वेंसी का रेंज एक तरीके से दे रखा है, तो वेवलेंथ का अलग अलग बताना है। तो पहले वाले में कि अगर वेवलेंथ लैम्डा 1 अगर देखा जाए, तो क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगा। तो वेलोसिटी कितना है बच्चों, 340 और यहाँ से 20, तो 0 से 0 हुआ तो कितना हो गया, 17 मीटर। लैम्डा 2, अब इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम आएगा, वो देखिए 340, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन दिस थिंग इज वेवलेंथ निकालना है, मतलब फ्रीक्वेंसी। तो 20,000, तो 17 तो फिर से हो जाएगा ये, और एक जीरो भी इसका खा जाए तो 17⁻³ तो 0.017। तो देखिए कहाँ बेचारा, तो बेचारा नहीं है, इसका एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा है वो, तो जितना वेवलेंथ होता है उसका एनर्जी ज़्यादा होता है। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, 0.017 मीटर टू 17 मीटर, ऐसा। तो ये बात समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए, करके स्पीड ऑफ द वेव इन द मीडियम इज 960 मीटर पर सेकेंड इफ 3600 वेव पर आर पासिंग थ्रू द पॉइंट इन अ मीडियम इन द 1 मिनट, देन दे कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो अभी क्या है कि 1 मिनट में कुछ 3600 इस तरह का कुछ पास हो रहा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा, ऐसा ना। तो पहले नंबर ऑफ वेव्स देख लें कि कितना हो रहा है, या मतलब कि फ्रीक्वेंसी एक तरीके से देख लें। फ्रीक्वेंसी क्या होता था
कि उसका यूनिट आप देखते थे तो हर्ट्ज होता है और या पर सेकंड बोलते हैं, या एक साइकिल पर सेकंड कितना होता है। तो 3600 अगर पल्स पास हो रहा है 1 मिनट में तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 3600 1 मिनट में है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो कितना हो गया? 60 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी आ गया, इसीलिए वो दिया हुआ था। देन कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो फिर तो आसान काम हो गया बच्चों कि देन कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो अभी देखा था फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इक्वल टू हमारा v। तो लैम्डा इक्वल टू वेलोसिटी कितना गिवन है? 960 और फ्रीक्वेंसी 60। तो लैम्डा इक्वल टू 16 6 या 96 इतना मीटर। तो ये मिल गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि इफ ए स्प्लैश ऑफ हर्ड 4.23 साउंड सेकेंड आफ्टर द स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द वेल 78.4 मीटर डीप, फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। देखिए, तो सबसे पहले तो एक वेल बना लें इस तरह का, और उसमें कुछ पानी यहां पर होगा, और इसका जहां से स्प्लैश का आवाज कब सुनाई देगा? जब यहां पर कोई पेबल ऐसे पड़ेगा या ऐसा कुछ पड़ेगा, तो ये वाला यहां पर कोई ह्यूमन बीइंग होगा ऐसा, और एक कान लगा के सुन रहा होगा, तो ये वाला आवाज इसके पास आएगा, यही होगा ना जब ड्रॉप करेगा। तो कह रहा है कि उसका फाइंड स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, तो वो कैसे बताया जाए? तो अभी तो उसको जब ये हाइट कितना है बच्चों? 78.4 मीटर है, यही है ना। तो कितने सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है इसको? 4.23 सेकंड, ये टाइम है इसका। तो हुआ क्या होगा कि पहले तो जब ड्रॉप किया होगा उसके बाद क्या, तो जाने में कितना समय लगा होगा, और फिर उसके बाद वेव को इधर आने में कितना समय लगा होगा, यही काम हुआ होगा ना। अगर निकालना हो टाइम, ये 4.23 कितना है, तो उसको जाने में कितना समय लगा होगा। तो अब वो पेबल को अगर ड्रॉप किया होगा तो फ्री फॉल जैसा हुआ होगा, तो कुछ वहां पर मतलब कि आप अपना वो वेलोसिटी उसका लगाएंगे, तो h इक्वल टू ड्रॉप कर रहा है तो इनिशियल स्पीड 0 है, प्लस हाफ GT² फ्री फॉल से जा रहा होगा, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? √2h/g, ये चीज। तो यहां से t का जो वैल्यू है √2h/g प्लस, अब उसके बाद यहां से तो आया होगा और स्प्लैश पटैक से आवाज किया होगा, जैसा भी आवाज किया होगा, उसके बाद वो आ रहा है वेव आपका, तो फिर से उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा होगा? 78.4, और उसमें कुछ ना कुछ मतलब वेलोसिटी होगा, तो वही वाला वेलोसिटी पूछा जा रहा है। ये समझ में आया क्या कोरिलेशन? कि एक पत्थर को यहाँ से ऐसा गिराया, 78.4 मीटर वो ट्रैवल किया, फिर उसके बाद स्प्लैश हुआ, तो जो साउंड जो क्रिएट हुआ उसके बाद उसके कानों में जा रहा है, वो इस प्रोसेस होने में कितना समय लग रहा है उसको? 4.23। तो उसमें देखा गया कि आने में समय जितना लगा तो √2h/g और 78.4, तो h का वैल्यू ऐसा दे रखा है, तो हम भी उस तरह से ऐसा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 2 × 78.4 ऐसा ले रहे हैं, तो g का वैल्यू 9.8 प्लस 78.4/v। तो इसको आप देखेंगे तो 9 8 जा हो जाएगा, 9 8 जा 64 और 9 9 जा 72 प्लस 6, तो 78.4 ही आएगा। तो 8 2 जा 16 का रूट कितना हो गया बच्चों? 4, 78.4। अच्छा, तो जाने में उसको 4 सेकंड लगा है और आवाज को आने में 0.23 सेकंड लगा है, तभी टोटल था 0.23। तो यहाँ से 4 को भेज दीजिए, तो 78.4 v इस 0.23। अब कहिए कि उसको इधर लाइए, तो यहाँ से v का जो वैल्यू होगा
78.4 अपॉन 0.23, तो 23 इंटू 100 ऐसे कर लीजिए, तो 23 जा बोलिए 69 होता है, तो 69 हो गया, तो कितना हुआ 994 और 23 4 जा 92, तो 92 भी हो गया, तो बचा 2, तो डॉट लगा देंगे 0, फिर उसके बाद कुछ आएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ से बोल ही सकते हैं ना कि 340 मीटर पर सेकेंड होगा। बताइए ऐसा कि वो कितने से स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा, 340 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द वॉल इनटू द स्प्लैश इज हर्ड at the mouth of the wall after the interval of 1.45 second. Find the depth of the well and given the velocity of the sound in air in the room temperature is equal to 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बार बार टेम्परेचर मेंशन कर रहा है, रूम टेम्परेचर, तो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी कर रहा है। इसीलिए तो क्वेश्चन में भी हमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन दिया होता है उसके बारे में कि ये ऐसा टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी कर रहा है, तो इसका मतलब आगे का अंदाजा लगा लेंगे कि वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ जरूर चक्कर है या कुछ उनके साथ रिलेशन है। तो यहाँ से अगर टाइम इस बार जैसे कि उसको पूरा नहीं रिपीट करता हूँ, ये वाला ही कॉन्सेप्ट चुरा लेता हूँ कि ये जो बोले थे कि h हाइट है, तो वहाँ पर हाइट क्या कर दिया, मिसिंग कर दिया, हाइट इस बार पूछ रहा है, वेलोसिटी दे दिया, तो जो इक्वेशन ये लिखे है ना यही आने वाला है उधर भी। तो उसमें आप 78.4 की जगह पे h सोच लो, और यहाँ पर हमें टाइम गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, h लेकर आना है। तो कुछ क्वाड्रेटिक जैसा खुशबू आ रहा है फिर से, जैसे मतलब ऐसा वेल ऐसा बना लिया और पानी ऐसा कुछ ऐसा भरा होगा, h हाइट है, और यहाँ से पैबल को फिर से ड्रॉप कर रहा है नीचे की तरफ, और यही पर्सन फिर से है, एक कान लगा के सुन रहा है, कान इधर होगा, ठीक है, इस तरह का ऐसा देख रहा होगा। तो 1.23 जो 1.45 सेकेंड लगा है इक्वल टू √2h g प्लस h ओवर 332, तो ऐसा मिलकर होगा। तो अब h निकालना थोड़ा मुश्किल काम होने वाला है बच्चों, क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक जैसा कुछ बनेगा, या तो इसको ऐसा कर लें 1.45 माइनस h ओवर 332 का स्क्वायर, और यहाँ से 2h ओवर g, अब आ जाएगा। तो 1.45 का स्क्वायर करिए, फिर उसके बाद ऐसा भी नहीं कि नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन थोड़ा मेहनत कराने के लिए वो आपको ढूंढ रहा है, वो मांग रहा है कि h का वैल्यू में उसको बताओ। तो जैसे मैंने बोला था क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक एस बन रहा है, तो उसमें जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ उसका वैल्यू आएगा। तो मन ही मन तब तक आप लोग मन ही मन क्या थोड़ा बहुत पेन आप चलाइए, या मैं आपको और हेल्प कर देता हूँ इक्वेशन लिखकर कि 1.45 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन 332 का स्क्वायर एक काम वैसे आप कर सकते हैं, मतलब बाइनोमियल का मैं सोच रहा था कि इतना करने में तो फिर काफ़ी मेहनत भी लगेगा, तो अगर करना ही होगा तो कैसे करेंगे, तो बाइनोमियल से थोड़ा सोच लिया जाए। 1.45 को बाहर निकालो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1.45 का तो स्क्वायर वहाँ भी लगेगा, तो खैर वहाँ भी तो आपको लग ही रहा है 1.45 का स्क्वायर 1 माइनस h 1.45 का स्क्वायर है। अच्छा, वहाँ तो 1.45 ही कॉमन, मतलब बेसिकली 1.45 कॉमन लिए होंगे, तो 1.45 स्क्वायर से निकलेगा तो स्क्वायर हो जाएगा इसके ऊपर, और h अपॉन 332 और 2h/g। तो वैसे भी आप देखिए कि ये तो 332 वैसे भी बहुत ज़्यादा है, 1.45 होगा, तो इसका वैल्यू ज़्यादा ही मानते हैं। और अच्छा, स्क्वायर अभी गायब नहीं हुआ है, तो बाइनोमियल से इसको क्या बोलते थे 1 माइनस दिस, तो 1.45 का स्क्वायर 1 माइनस 2h अपॉन 1.45
इंटू 332 इक्वल टू 2h/g। तो कुछ तो आसान हुआ, तो लेकिन अभी भी मेहनत तो काफ़ी करना होगा उसमें, तो उसको सोचिए या करिए। ठीक है, तो स्पीड ऑफ इसका अगर इसका जो क्या बोल रहा था मैं कि h का वैल्यू जब करेंगे तो ऑलमोस्ट जो h का वैल्यू होगा तो 9.9 मीटर ऐसा निकल कर आएगा। तो आप कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपको भी ऐसा मिल जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। a body sends wave 100 millimeter long through the medium A, 0.25 meter long in a medium B. If the velocity of wave in the medium A is 80 centimeter per second, calculate the velocity of wave in the medium B. तो ठीक है, तो a body sends 100 meter long through the medium A and 0.25 is ठीक है, मतलब दो तरह का है। एक ऐसा वो इसलिए डिकोड करने में कि 100 मिलीमीटर है तो उसमें सेंटीमीटर 10 हो जाएगा और लेंथ कितना हो जाएगा 0.1 मीटर। मीडियम ए में ऐसा कर रहा है, मीडियम बी में 0.25 मीटर ऐसा जा रहा है। If the velocity of the wave in the medium A is 80 centimeter per second, तो calculate the velocity in the medium B। तो देखिए वो जा रहा होगा तो मतलब कि इसमें इसका जो लॉन्ग थ्रू द मीडियम, तो दोनों मीडियम में खाली मीडियम ही चेंज हो रहा है, जा तो सेम वेव रहा है, तो वेव का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कांस्टेंट होगा। जो वाइब्रेशन हो रहा होगा ना इसमें ऐसा 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 जाने का, वो ज़्यादा होगा कम होगा तो उस पर डिपेंड करा किस स्पीड से जा रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों केस में कांस्टेंट होगा। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चों, आगे भी आपको काम आएगा। फ्रीक्वेंसी विल बी रिमेन कांस्टेंट। ऐसा, तो इसमें क्या होगा कि जो हम फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इक्वल टू वी जानते थे, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट है, तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी ओवर वी ए ओवर वी बी ऐसा। तो लैम्डा ए कितना है 0.1, लैम्डा बी कितना है 0.25, ये 100 ऐसा हो गया और यहाँ से 0.25 इक्वल टू वी ए वेलोसिटी 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 0.8 कर लेते हैं, और वी बी, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा 0.8, 0.25, तो यहाँ से हटा, तो यहाँ से कितना हो गया 2/5, तो यहाँ से कितना हो गया 5/2, तो 0.4 इंटू 5, तो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आया? ठीक, अगर आया तो लिख लीजिए। अब आ जाइए, तो ये सब बातें अभी हम जितना भी देखें तो बेसिक वाला था कि फ्रीक्वेंसी और ये सब उसमें क्या रिलेशन है। अब नेक्स्ट जो ट्रांसवर्स वेव का लिए देखे थे, अब हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव का स्पीड क्या होगा। तो ट्रांसवर्स वेव में आप देखे थे कि स्ट्रेच स्ट्रिंग था या जो सॉलिड वाला पार्ट था उसके अंदर उसका वेलोसिटी कितना हो रहा था, तो उसमें टेंशन बाई मास पर यूनिट लेंथ, या जो अगर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी नीटा ओवर रो होता था। और इसके लिए अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए अगर देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव का वेलोसिटी क्या होगा, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव जैसा हमें पता है कि वो गैसियस और लिक्विड के लिए है, तो उसमें स्पीड क्या होगा, तो वहाँ पर लिक्विड या गैस के लिए हम बल्क मॉडुलस के लिए जाते हैं देखने। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस में उसका वैल्यू कितना होगा। तो आज ये न्यूटन्स ने फिर क्या उसको सोचा, फिर क्या विचारा, फिर क्या वैल्यू आया, उन सबों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ
longitudinal wave in liquid or gas। तो उससे लॉन्गिट्यूडिनल वेव में अगर आपको सॉलिड के लिए अगर वेलोसिटी जो बताया गया था, सॉलिड के लिए बोल रहा हूं बच्चों, सॉलिड के लिए, इन सॉलिड, तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी अपॉन रो था, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी अपॉन रो था। तो इसके लिए क्या होगा कि इसका वेलोसिटी अगर देखेंगे तो v इक्वल टू, क्योंकि इसका प्रूफ वगैरह है नहीं, आपको इसको डायमेंशनली चेक करके ही बताना पड़ेगा, तो इसीलिए जो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी था, तो इस केस में वेलोसिटी के लिए, लिक्विड के लिए वहाँ पर बल्क मॉडुलस आ जाएगा, बल्क मॉडुलस अपॉन रो, डेंसिटी ऑफ द गैस और लिक्विड। लिक्विड और यहां पर बल्क मॉडुलस, इस तरह का बल्क मॉडुलस के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अगर डायमेंशनली चेक करना है तो ये अगर सही है तो वो भी सही है, क्योंकि इसको तो चेक करके आपको बताया था कि स्ट्रेस वाला होगा ml T-2 फोर्स बाई एरिया, तो L-1 हो गया। अगर बल्क मॉडुलस है किसी का, देखिए रो के लिए आप देखेंगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज L-3 का स्क्वायर रूट, तो आप करके देखिएगा तो L2 मतलब वही LT-1 आएगा। तो बल्क मॉडुलस का मतलब कि जो स्पीड का इसके बराबर का आ रहा है ना, तो ठीक है। तो अब देखिए इसमें न्यूटन्स ने आकर क्या कुछ कमाल दिखाया या क्या बताया, मतलब ये तो एक वेलोसिटी है ही है, बल्क मॉडुलस अपॉन रो। तो अगर हम साउंड का स्पीड इन एयर में अगर चाहते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, इसको न्यूटन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। न्यूटन्स फार्मूला, तो इसमें क्या होगा बच्चों, न्यूटन्स फार्मूला में, या न्यूटन्स ने क्या बताया, अभी जैसे देख रहे थे ना कि मतलब कुछ वहाँ पर था तो उसका वेलोसिटी बोला था कि सर्टेन टेम्परेचर पे 340 मीटर पर सेकंड है, 330 मीटर पर सेकंड है, कोई साउंड वाउंड वहाँ पर ऐसा, या कोई वेव चल रहा था, तो कोई वेव चल रहा था तो वो साउंड वेव का ही यहाँ पर है कहानी। तो न्यूटन्स ने बताया कि जब हम यहाँ पर कुछ बोलते हैं तो होता क्या है कि मतलब कि एक आइसोथर्मल कंडीशन में जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसके लिए हम उसको सोचते हैं, मतलब कि जो वेलोसिटी, जो वेव चलेगा तो उसको आइसोथर्मली उसने कंसीडर किया कि उसका ये मानना था कि अगर कुछ एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ भी रहा होगा, या मतलब एनर्जी की तो बात ही नहीं किया, इसीलिए उसका गलत होगा, बाद में आगे देखेंगे। तो अभी कहीं पढ़ा ही क्यों रहे हैं, क्योंकि पढ़ना है इसलिए पढ़ा रहे हैं। तो इसमें न्यूटन्स फॉर्मूला में इसने माना कि यहाँ का जो कंडीशन है, या मतलब जो एनर्जी नहीं, मतलब जो टेम्परेचर उसका बढ़ रहा होगा तो फिर वेरी नेक्स्ट मोमेंट पे और रिलीज हो रहा होगा तो टेम्परेचर फिर से वापस उतना ही आ जा रहा होगा, फिर बढ़ रहा होगा, फिर घट रहा होगा। तो उसमें ओवरऑल क्या होगा कि जो उसका टेम्परेचर होगा कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर ऑफ एयर इज रिमेन कांस्टेंट, ऐसा। तो टेम्परेचर ऑफ एयर अगर कांस्टेंट अगर है तो इसका मतलब कैसा होगा, आइसोथर्मल। तो एक तरह का उन्होंने आइसोथर्मल जैसा कुछ बताया कि ये वैसा होगा। तो अगर आइडियल गैस इक्वेशन को लेकर आए तो आइसोथर्मल में क्या होता है, P इंटू वी इज कॉन्स्टेंट। कहेंगे अचानक से ये कहाँ से लेकर आ गए आइसोथर्मल के लिए, इसलिए बच्चों कि यहाँ पर इसमें जो हमने अभी वेलोसिटी देखा था इन द लिक्विड के लिए या गैस के लिए, V इक्वल टू बल्क मॉडुलस बाई रो, ऐसा था ना। तो अगर इसमें अगर देखें तो बल्क मॉडुलस का तो कुछ चक्कर होता था इसके साथ, P ओवर डेल्टा V ओवर V।
तो अगर आइसोथर्मल है इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें पार्शियली तो dP इंटू वी प्लस पी इंटू dV। तो यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो dP इंटू वी ओवर dV इक्वल टू P माइनस के साथ, यही होगा। तो dV बाई वी को फिर ऐसा लिखा जा सकता है कि dP ओवर dV बाई वी। तो आपको याद होगा कि P ओवर बल्क मॉडुलस क्या होता था बच्चों, प्रेशर कितना लगता था, डेल्टा V ओवर V विथ निगेटिव। तो वही उसी की याद दिला रहा है, ये निगेटिव उधर ही है। तो ये बल्क मॉडुलस के इक्वल है ना। तो बस न्यूटन्स ने इसको पिक करके उसको बता दिया कि यहाँ का जो वेलोसिटी होगा वो बताया उन्होंने P ओवर डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ एयर जो यहाँ पर लिए थे, या मतलब एयर का टेम्परेचर जो मानते हैं, तो वो होता है 1.293 kg पर मीटर क्यूब, ऐसा। और यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर P का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ तो आप भी न्यूटन्स के इस महान वर्क को कुछ वेरीफाई करिएगा। तो 1.013 इंटू 10⁵ और डेंसिटी उसका 1.293, इसको जब आप करेंगे तो करके बताओ, कैलकुलेटर चलाओ, पॉज कर लो वीडियो, करके देखिए कि न्यूटन्स ने उस ज़माने में किया था तो इस ज़माने में अब कैलकुलेटर से कर पा रहे हैं क्या। तो बहुत लोग होंगे कि अब कौन करे सर, अब बता ही दो, इतना तक बताए हैं तो। नहीं, कुछ तो करो मेहनत, तभी तो आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा यहाँ पर ऐसा 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 होता है। चलिए, इतने बातों बातों में बहुत और लोग ने कुछ कर लिया होगा। और कितना है बच्चों आप लोग का, कुछ ऐसा 280 मीटर पर सेकेंड, ऐसा। तो न्यूटन्स ने बताया कि एयर का जो साउंड का जो स्पीड होगा इन एयर में वो 280 मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन एक साइंटिस्ट आए लाप्लांस, वो एक्सपेरिमेंट कर करके बेचारे परेशान थे कि न्यूटन ने बोला और सर न्यूटन ने बोला कुछ 100 साल 200 साल पहले कि 280 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जब वो देखते थे तो उतना नहीं आता था, उससे ज़्यादा आता था, 330 मीटर पर सेकेंड या 331 पॉइंट समथिंग आता था, तब 332 मान लीजिए। तो कुछ 15% के उसके वेलोसिटी में डिफरेंसेस है कि 280 मीटर पर सेकेंड अभी आ रहा है तो उनका आता था कुछ 331 332। तो ये हुआ कैसे, ये हो क्यों हो रहा है, कि न्यूटन्स गलत थे? न्यूटन्स गलत नहीं थे, उनका एजम्पशन गलत था। न्यूटन्स ने इसको क्या माना, आइसोथर्मल, ये चीज। लेकिन यहां पर अब जानते हैं कि डायटोमिक होता है, मोनोटोमिक, मतलब जनरली O2 N2 होता है, तो डायटोमिक नेचर के होते हैं जो गैसियस। तो उसमें फिर आप कह सकते हैं ना कि तो गैसियस उससे भी नहीं। तो उनका एजम्पशन में क्या था कि आइसोथर्मल मानते थे, उनका मानता था कि ठीक है कि टेम्परेचर में ओवरऑल इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। तो उन्होंने भी लाप्लांस से कहा, साइंटिस्ट, उन्होंने बोला कि ठीक है टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा तो लेकिन मस्ट भी एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा होगा, एनर्जी का। हाँ, टेम्परेचर बढ़ेगा। आप मतलब कि पहले तक क्या था कि टेम्परेचर और हीट एक जैसा माना जाता था। कहा कि उन्होंने कि ऐसा नहीं है, हीट कांस्टेंट होगा लेकिन टेम्परेचर जरूर बढ़ेगा, तभी उसके चलते आया। तब उन्होंने कहा कि ये आइसोथर्मल नहीं होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। तो लाप्लांस करेक्शन के नाम से इसको जानते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला को। करेक्शन, तो जो उसके एजम्पशन में था उन्होंने माना था PV, मतलब उन्होंने कहा कि एडियाबैटिक कंडीशन होगा। एडियाबैटिक कंडीशन, तो एडियाबैटिक के लिए क्या होता है, PV रेज़ टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको डिफरेंशिएट करिए, dP, तो V रेज़ टू द पावर गामा प्लस P गामा टाइम्स V रेज़ टू द पावर गामा -1 इक्वल टू, और यस V का भी डिफरेंशिएशन अब कुछ होगा dV इक्वल टू 0, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो जब वहाँ से आप लेकर देखेंगे तो V रेज़ टू द पावर गामा तो ऑलरेडी वो 0 की तरफ जा रहे होंगे, तो यहाँ से dP मिलेगा P टाइम्स ऑफ गामा, और यहाँ से V एक ऐसा हो जाएगा, V रेज़ टू द पावर गामा -1 के V रेज़ टू द पावर गामा अपॉन V रेज़ टू द पावर गामा, तो 0 की तरफ चलेंगे और यहाँ से dV इक्वल टू 0।
तो यहाँ से आपको जो P का वैल्यू मिलेगा, या हाँ, तो माइनस dP ओवर वही कि उसका डिवाइड ऐसा करेंगे हम, dV ओवर V इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ P, है ना। तो यहाँ पर जो बल्क मॉडुलस मतलब कि जो होता था, ये एडियाबैटिक के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो जो आपका स्पीड था पहले, मतलब पहले का स्पीड का मतलब कि अगर उसमें पहले का स्पीड का मतलब कि एडियाबैटिक अगर है तो V का वैल्यू हमारा ऐसा होता था, बल्क मॉडुलस अपॉन रो। तो अब कितना हो जाएगा, बल्क मॉडुलस इस केस में गामा टाइम्स ऑफ P और रो। तो जो रूट गामा आया ना, यही करेक्शन था उसमें, तो एडियाबैटिक है। तो आप देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन उधर भी आया रखा है एडवांस में, एक मैचिंग वगैरह का लिए होता है, कुछ 2-3-4 साल मतलब जब भी होगा वो देखना, ऐसा प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन है, या मैं आपको कराऊंगा भी। तो अब देखो कि जो 331 पॉइंट समथिंग ला रहा था ना, 332 मीटर पर सेकेंड, अब उसको करके देखो तो गामा का वैल्यू क्या होता है, CP/CV आपको पता होगा, और इसका वैल्यू का डायटोमिक गैस है। जनरली यहाँ पर एयर में कैसे गैस होते हैं, N2 और O2 99% का तो इन्हीं लोग का कब्जा है, बाकी जो होंगे होंगे। तो उस समय गामा का जो वैल्यू होता है 1.4, 7.5, तो उसका वैल्यू होगा 1.4। तो इसको सब कुछ आप कैलकुलेट करेंगे, V इक्वल टू 1.4 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ अपॉन 1.293। तो इसको करो लाप्ला, मतलब कि न्यूटन्स को गलत करने में मजा आएगा ना, कि जो उतने बड़े साइंटिस्ट को हमने करेक्शन करके कैलकुलेशन करके बताया। तो खैर लाप्लांस उसने कर लिया, आप लोग उसको रिपीट कर रहे हैं। तो आया बच्चों कुछ 331.2 मीटर पर सेकेंड ऐसा आएगा। तो लाप्लांस करेक्शन में तो याद रखना कि उसने एडियाबैटिक लिया। तो क्वेश्चन का जो कभी जो पैसेज टाइप का जो क्वेश्चन होता है तो थीम ही उनका वही रहता है, आपको डिकोड करना होगा कि लाप्लांस जैसा कुछ हो रहा है तो क्या होगा, तो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, मतलब वो मतलब थर्मोडाइनमिक्स और उन दोनों का मिक्सचर में उसका और अच्छा खासा बन जाएगा। तो ठीक, मेरा भी काम था आपको इससे फैमिलियर बनाना, तो इसको आपको बताया, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए तो कुछ फटाफट क्वेश्चन देख लिया जाए। कह रहा कि स्पीड ऑफ द साउंड इन द लिक्विड इज 1500 मीटर पर सेकेंड, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज दैट मच, डिटरमाइन द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लिक्विड। सो वेरी सिंपल, V इक्वल टू बल्क मॉडुलस हमसे पूछा जा रहा है और उसमें 10⁻³ गिवन है, तो 1500 का स्क्वायर कर लीजिए, ये तो फॉर्मूला वेरीफाई करने जैसा हो गया, और 10⁻³ इधर ले लीजिए, तो ये 30 यहाँ से करेंगे तो 30 और 3 है, तो 10⁻⁹। तो बल्क मॉडुलस का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 2.25 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका ये है। नेक्स्ट देखिए, longitudinal wave starting from the ship of return from the bottom of the sea after the 2.64 second, if the bulk modulus of water be the 220 kg millimeter square होना चाहिए, and density is 1.1 into 10⁻³ calculate the depth of the sea। तो देखो, तो वही वाला कहानी हुआ इसमें कि तो सबसे पहले तो उसका वेलोसिटी ही निकाल लें कि कितने से आ जा रहा है, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द सी। तो ठीक है, वो तो बात की बात हो जाएगा कि पहले यहाँ से 220 kg मीटर क्यूब है, मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन से मल्टीप्लाई करके 9.8 बोल रहा है, चलो 9.8 लेते हैं, और उसका मिलीमीटर स्क्वायर तो 10⁻⁴ कुछ आपका -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1.1 इंटू 10⁻³ ऐसा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा, 9,
9 और 10, तो इसको ऐसा रख लीजिए 22/1.1, 10 को बाहर करके 10⁵ ले लेते हैं ऐसा, और 9.8 को ही बाहर ही कर लेते हैं चुपके से। एक यहाँ पर कितना था, 9.8 है, 10 है, तो इसको यहाँ से डॉट हटाकर 10 को इसको बाहर ही कर लेते हैं और यहाँ से 2, तो यहाँ से इसका वैल्यू, मतलब इसको जब आप करेंगे सॉल्व तो √2 आ जाएगा। सीधा मैं लिख देता हूँ। तो चलो वेलोसिटी आ गया, तो उसको कितना सेकंड लग रहा है, 2.64, तो मतलब उसमें क्या हो रहा होगा, गया होगा आया होगा, मतलब सिग्नल छोड़ रहा है, द लॉन्गिट्यूडिनल वेव ऑफ द स्टार्टिंग फ्रॉम द शिप रिटर्न फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी, तो बॉटम ऑफ द सी से ऐसे आया गया होगा इस तरह का। तो उसमें से इसका वेलोसिटी v इंटू टी इक्वल टू 2h, वो वाला टाइम होगा, तो t इक्वल टू या h इक्वल टू vt/2, तो इसको आप यहाँ से वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए। टाइम इसका 2.64 है और इसका वैल्यू है ही है कितना, समथिंग कुछ इस तरह का, किस तरह का, मीन्स दिस तरह का ये वेलोसिटी, मतलब कि √2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड से ये भाग रहा होगा, आ रहा होगा ऐसा। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, यहीं पे छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो इसी के आगे और बताएंगे, मतलब कि जो लाप्लांस करेक्शन किया तो बहुत 1-2 क्वेश्चन है और 2-3 क्वेश्चन इधर पीछे भी अगर होगा, तो चाहो तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेके कर लो, बहुत ही आसान है। एक इसका है तो आप स्क्रीनशॉट लेके, गामा का वैल्यू दे रखा है, फिर एक इस तरह का है, तो स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। बस यही 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो चलिए, तो नेक्स्ट बार में जब हम लोग मिलेंगे तो हाँ, मैं वही बोल रहा कि नेक्स्ट बार में उसका मिलेंगे तो हम और देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव का या साउंड वेव का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ क्या क्या होगा, और फिर बाकी का कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक, तो आपको आज के लेक्चर में बहुत बेसिक से इंट्रोडक्शन कराया गया वेव से, और आपको उससे मिलवाया गया, और नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो उन सबों के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।